नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। मेरी पिछली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पूरा इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। उसी में पहला टॉपिक जो आपका है इंटरेक्शंस ऑफ वन जीन, मतलब हमने इसके पहले जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था मेंडल्स लॉ के बारे में। अब मेंडल्स लॉ ने किस तरीके से अपने उस पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो कराया था और उसी पर्टिकुलर फॉलो कराने के बाद ही इंट्रेंस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इंट्रैक्शंस कैसे होता है ये हमको पढ़ना है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रहा है। लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल लेटेस्ट Take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel's where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene। ठीक, उन्होंने क्या किया कि जो मेंडल थे उन्होंने इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो कैरी आउट किया गया मेंडल्स के द्वारा, उन्होंने एक कैरेक्टर को लिया जिसमें एक लंबा पी प्लांट था और एक डॉर्फ पी प्लांट था, और उनके एक जीन का, क्योंकि एक लंबा है और एक बौना है, तो इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, इंट्रैक्शंस हुआ इनहेरिटेंस के आधार पर। ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, क्या कहा गया कि जब इन्होंने एक जीन को लेकर क्या कराया, क्रॉस कराया एंड ग्रीव देम जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, मतलब पहली हाइब्रिड जनरेशन को जब कराया तो उसमें क्या हुआ कि दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फीलियल प्रोजनी। ठीक है, क्या कहा गया, फीलियल फिलियल प्रोजनी। और इस फिलियल प्रोजनी को हम अपने हमेशा करेक्टर में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम F1 जनरेशन के नाम से कंसीडर करते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्लैक स्पॉट में जो लिखा हुआ ब्लैक स्पॉट में फिलियल वन प्रोजनी, जिसको हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। मेंडल्स ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजनी, मतलब F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजनी आई हैं उन सभी प्रोजनी को उन्होंने क्या किया, मेंडल ने ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा प्लांट वेयर टाल, जिसमें सभी प्लांट क्या थे, लंबे थे। F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या हो गए, लंबे हो गए। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, वो किसकी तरह हो गए, जैसा कि पहला पेरेंट था उसी तरह ये हो गए। नन वेयर ड्वार्फ, उसमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं था, उसमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं था। अभी हम इसके फिगर के बारे में बात करेंगे। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, उन्होंने फिर सेम तरह का ऑब्जर्वेशन किया फॉर अदर पेयर्स के बारे में ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होगा, कैरेक्टर्स। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्स आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि उन्होंने ये फाउंड किया कि F1 जनरेशन हमेशा रिजेंबल्स आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट के ही बराबर ही हमेशा F1 जनरेशन शो करता है। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, जबकि जो दूसरा पेरेंट होगा वो पेरेंट्स का कैरेक्टर भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा F1 जनरेशन के अंदर। मेंडल्स देन सेल्फ पॉलिनेटेड द tall F1 plants and his surprise found that in the filial generation some of the offspring were dwarf। अब इसमें देखना एक चीज बहुत ही क्लियर दिया है, फिलियल जनरेशन 2 का मतलब हो गया कि F2 जनरेशन। ठीक, अब पॉलिनेशन कैसे कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया कि दोनों जो भी पौधे थे वो दोनों पौधे क्या थे, वो F1 जनरेशन के ही थे, मतलब F1 जनरेशन के ही दोनों पौधे थे। इनको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इन्हीं के बीच में क्रॉस कराया गया। और जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो क्या मिला उनको, उनको मिला ये कि जब F2 जनरेशन आया उसमें से कहा जा रहा है सम ऑफ देम वेयर ड्वार्फ, उसमें से सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, ड्वार्फ होगा, मतलब उसमें से कोई क्या होगा या
कि वो डबल टी का कैरेक्टर शो करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ड्वार्फ मतलब बौना पौधा होगा। ठीक, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, मतलब जो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर F1 जनरेशन पे शो नहीं हुआ था, ठीक, वो इस पर्टिकुलर F2 जनरेशन में क्या हो गया, दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक, तो इस F2 जनरेशन में ये दिख रहा है, F1 जनरेशन में वो दिख नहीं रहा था। ठीक, द proportion of plant that were dwarf were 1/4 F2 plants, while 3/4 of F2 plants dwarf trait are identical to their parental type. ठीक, ठीक, तो द करेक्टर वाज नॉट seen, the F1 generation was now express हो गया, the proportion of plant that were dwarf were 1/4 F2 plants, while 3/4 F2 plants were tall। मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे ये चार कंडीशन में चार प्रोजनी आ रहे हैं F2 जनरेशन में, जिसमें से 3 हो जाएगा टाल प्लांट, ठीक, और उसमें से 1 हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, द टाल एंड ड्वार्फ ट्रेड्स वेयर identical to their parents type and did not show any bleeding। ठीक, इसका मतलब कि ट्रेड्स वेयर आइडेंटिकल होंगे, देयर पेरेंटल टाइप्स एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, उसमें किसी भी तरह का अदर कैरेक्टर्स नहीं शो करेगा। दिस इज ऑल द ऑफ स्प्रिंग वेयर आइदर टॉल और ड्वार्फ, जिसमें से या तो वो लंबा होगा या फिर बौना ही होगा। नॉन ऑफ वेयर इन बिटवीन हाइट, उनमें और इसके अलावा कोई भी दूसरी तरह का पौधा नहीं आएगा। सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड्स दैट he studies, only one the parental traits were was expressed in F1 generations, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion 3:1। अब इसमें देखिए 3:1 का मतलब क्या हो गया कि इसमें टॉल का हो जाएगा 3 और इसमें ड्वार्फ का हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द ठीक द contrasting traits did not show any bleeding at either F1 and F2 stage। ठीक, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको फिगर में दिखाता हूँ इस चीज़ के लिए, तो ये फिगर क्या दिखाएगा, आप एकदम एकदम क्लियर नज़र आएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें। आप देखिए इस फिगर में ये है कार्पेल हो गया, स्टेमन हो गया, एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, पेटल्स हो गए। ठीक, देन इसके बाद आपको देखना है ये पेरेंट्स हो गया जो फीमेल है, और ये पेरेंट्स हो गया मेल। रिमूवल ऑफ एंथर इमेस्कुलेशन, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी दिखा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। देन आता है इसके बीच में अब क्रॉसिंग होगी, तो ये देखिएगा ये कंडीशन दिखाया है, और ये पर्पल है और ये वाइट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, इस पॉलिनेशन कहलाता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन को। देन इसमें क्या दिखा रहा है आप देखिएगा ध्यान से, ये पूरा मटर है पॉट्स के साथ, और उसमें आप देखेंगे तो 3 ये है और 3 ये है, मतलब इसमें ओवरऑल किसका हो रहा है, इसमें ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट के बेस में देखा जाए तो स्टेप मेकिंग बताया जा रहा है, इसमें सबका जो फ्लावर कलर है वो क्या है, पर्पल इन शेप का है। ठीक, ये तो ये है क्रॉस ऑप्टिक की बात कर रहा है, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्रॉस कराया गया कि किस तरीके से ऑब्जर्व किया गया वन कॉन्ट्रास्टिंग जीन का। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये पेरेंटल पॉट इसमें टॉल हो गया और ये ड्वार्फ हो गया। ठीक, इसमें साइज देख लीजिए आप इसके में जो है,
इसमें जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद उसको रिजल्ट क्या मिला F1 जनरेशन में, दोनों पौधे सेल्फ क्या हो जाएंगे, दोनों पौधे टॉल हो जाएंगे। जहाँ पे ये लिखा हुआ आप देखिए दोनों पौधे टॉल हो गए। अब इनके बीच में सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग का मतलब कि अब इनके बीच में जब ये क्रॉस कराया जाएगा तो F2 जनरेशन आएगा और उस F2 जनरेशन में 1, 2 और 3 ये टॉल हो जाएंगे सभी, और एक जो होगा ये ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके बाद की बात कर रहा है कि इसी कंडीशन को ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से होता है। तो इसके अलावा कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसमें जो आया था F जनरेशन में, इसमें जो रेशियो बनेगा 3:1 का हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा मतलब इन दोनों में ही दोनों का कैरेक्टर रहेगा, लेकिन किसी तीसरे का कैरेक्टर नहीं होगा। यही उस ऊपर वाले पैसेज में लिखा गया था। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, जहाँ से इसको ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे प्रोसेस अबाउट चेक किया जा रहा है। इसको आप देखिए ध्यान से। Based on these observations, Mendel's proposed that something was being stably passed down, unchanged from parental to offspring through the gametes. ठीक, then over successive generations, he called these things as factors. फैक्टर्स क्या दिखा रहा है ये आप ध्यान रखिएगा। इन फैक्टर्स को क्या कहा गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आप देख लीजिए उस कंडीशन के आधार पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसको एक बार फिर से समझिएगा, तब आपको ज़्यादा चीज समझ में आएगा। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो मेंडल ने दिखाया था उसके आधार पर मेंडल प्रपोज दैट द समथिंग, मेंडल ने कुछ चीज़ों को कहा, क्या बताया, वाज बीइंग स्टेबली, इसमें से कुछ चीज़ें स्टेबल पाई जाती हैं, पास डाउन जो लगातार चलती रहती हैं, ठीक, अनचेंज्ड जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब क्या, पेरेंट बॉडी से और ऑफ स्प्रिंग बॉडी में जो जाता है वो कभी भी बदलता नहीं है। थ्रू द गैमीट्स, किसके थ्रू जा रहा है, गैमीट्स के थ्रू जा रहा है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब चेंज नहीं होता है तो ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती हैं, ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर, और उन्हीं थिंग्स को क्या कहा गया, फैक्टर्स कहा गया। नाउ ये किसने कहा, फैक्टर का नाम किसने दिया, ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर का नाम इसने कहा, ये आप ध्यान रखिएगा, फैक्टर का नाम दिया मेंडल ने। ठीक, लेकिन नाउ वी कॉल देम एज जीन, लेकिन हम उसको किसके नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, अब जीन क्या है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में होता है। दे दे contain the information that is required to express a particular traits in an organisms organisms। ठीक, अब इस देख लीजिएगा आप ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, ये सभी क्या करता है, मतलब ये जीन क्या करता है, सभी तरीके के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट्स इन द ऑर्गेनिज्म, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सभी तरीके के पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, दिखाता है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, मतलब कि जीन के उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, मतलब जिनके पास दो तरह के कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स को हम एक्चुअली में क्या किस नाम से जानते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेम जीन्स, मतलब वो किससे अलग होंगे, सेम जीन से थोड़ा सा अलग होंगे, जैसे टी हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएंगे, ये डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके साथ चलता है क्या क्या, वी यूज द अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, सभी जीन्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल सिंबल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। देन द कैपिटल लेटर्स इज यूज टू द ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज, F1 स्टेज में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैपिटल लेटर वाले स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेड्स, और जो दूसरा ट्रेड्स होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल अल्फाबेट का जो लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस द अदर करेक्टर्स ऑफ हाइट, हाइट के करेक्टर को हम यहाँ पे यूज किए हैं किसके लिए, टी से यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, टाल को। ठीक, एंड
स्मॉल टी यहाँ पे दिया है जो ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टी एंड टी इज आर एलिल्स ऑफ ईच अदर। इसी की वजह से ये दोनों जब बनाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एलिल्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें ये चीज आप देखिएगा, प्लांट इज प्लांट्स ए प्लांट्स पेयर ऑफ द एलिल्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड आर स्मॉल टी। तो ये में देखिएगा सेम जो सेम करेक्टर वाले जीन्स हैं वो देखिए, ये हो गया एल्लोमॉर्फ। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये होमोजाइगस हो जाते हैं, ये हेट्रोजाइगस हो जाते हैं, और ये भी होमोजाइगस हो जाता है। मतलब जिसमें भी अलग अलग अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया होती है उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड डेट। अभी जो मैं जितनी भी मैं बात बोला हूँ वो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। मेंडल्स आल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल ने क्या किया, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर क्या गया, ट्रू ब्रीडिंग कराया, जिसमें से दिखाया गया क्या क्या चीज, ये देख लीजिएगा। Tall and dwarf pea variety, the allelic pair of gene for height are identical is called homozygous। मतलब कि जिसका भी हाइट टॉल या डॉर्फ जो भी होगा वो यदि एक बराबर होगा उसको हम होमोजाइगस कहेंगे। उसी के आधार पर उनका एलील भी क्या हो जाएगा, एक समान होगा, इस वजह से उनको उसको क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। ठीक, एलील्स होगा और वो होमोजाइगस ही कहलाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। कैपिटल टी देखो ये यहाँ पे दिया है और यहाँ पे ये दिया, आर कॉल्ड द जीनोटाइप, और इसी को हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप के नाम से भी जानते हैं। जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉर्फ, हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो टॉल एंड डॉर्फ के रूप में जाना जाता है। आर द फिनोटाइप, मतलब फिजिकल रूप से क्या दिखता है, वो उसका टॉल होता है और डॉर्फ होता है। और जीनोटाइप में उसको क्या रहता है, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक, व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैड ए जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका सिंपल सब क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टॉल, इसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैरा क्या कहता है, इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस। अगर कह रहा है कि मेंडल के आधार पर फिनोटाइप जब हेट्रोजाइगस होता है, इसका मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट द अपीयरेंस में, और वो किस तरह दिखेगा, सेम अपीयरेंस में दिखेगा। कैसा, जैसा कि वो कैपिटल टी वाला अपीयरेंस वाला पेरेंट्स होता है उस तरह से। ठीक, ही प्रपोज दैट इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स, उन्होंने कहा कि ये डिसिमिलर फैक्टर्स वाले क्या हैं, पेयर्स हैं। वन डोमिनेंस ईच अदर ऑफ अदर, मतलब एक उसके ऊपर डोमिनेंस होगा, किस कंडीशन पे, एज F1 जनरेशन के आधार पर, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, उसी को क्या कहा गया, डोमिनेंट फैक्टर कहा गया। ठीक, देन फैक्टर वाइल अदर फैक्टर आज रिसेसिव, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा रिसेसिव। जितना अंडरलाइन कर रहे हैं उस अंडरलाइन के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दिस केस टी जो किसके लिए है, टॉलनेस के लिए इज डोमिनेंट होगा ओवर स्मॉल टी इज ड्वार्फनेस के लिए जो है दैट इज रिसेसिव, और ये क्या हो सकता है, ये रिसेसिव हो सकता है। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स ट्रेड्स पेयर्स दैट ही स्टडीड, और उन्होंने इस अपने इस स्टडीज के आधार पर ही उन्होंने क्या देखा कि सब में आइडेंटिकल बिहेवियर दिख रहा था, कैरेक्टर से और ट्रेड से, वो पेयर के रूप में स्टडी किए गए। इट इज कन्वीनियंट and logical to use the capital and lower cases of an alphabetically symbols, मतलब उन्होंने कहा कि इसके जो यूज किया गया alphabetical symbols to remember this concept of dominance and recessive, मतलब सिंपल सी बात है, जो बड़ा है वो डोमिनेंट है, जो छोटा है वो क्या है, वो रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये चीज लिखा हुआ, वही चीज पूरी चीज इसमें दे रहा है। डू नॉट यूज टी फॉर टॉल, डी फॉर डॉर्फ, बिकॉज यू विल
find it difficult to remember it. T and D alleles of the same gene and characters do not, मतलब इस वजह से सेम रखा गया, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ को याद रखने में मदद रखे। अगर उसको हम अलग-अलग चीज़ों से टी को टॉल से और डी को डॉर्फ से करते हैं, तो आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत होगी। वही इस पर्टिकुलर पैरा में लिखा गया है। एलील्स कैन बी सिमिलर एज़ इन द केस ऑफ होमोजाइगस। एलील्स तब से सिमिलर होंगे जब उनका केस कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, एक समान होंगे उनके आधार पे। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैन बी डिसिमिलर इन द केस ऑफ द हेटेरोजाइगस, और वो कब डिसिमिलर हो सकते हैं? इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस की कंडीशन पे ये लोग सीन हो सकते हैं। ठीक? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखते रहें, जिससे कि आपको उसको और भी समझने में आसानी होगी। अब इसी सब के आधार पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, उसको आपको समझना है, और वो जब आप समझ जाएँगे तो आपको ये जो कहते हैं ना कि आपके पास कितनी कंडीशन के आधार पे क्या चीज़ है, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक? द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर ऑफ हाइट, मतलब उसमें जो जीन होगा वो सिर्फ कंट्रोल करेगा किसको? हाइट को ही कंट्रोल करेगा। और इस कंडीशन के आधार पर जब एक जीन का ही इंटरेक्शंस होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, तो इट इज ए मोनोहाइब्रिड। इसी को हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड के नाम से जानते हैं। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब सिंपल सी बात है, एक जीन का इंटरेक्शंस होगा, उसको हम मोनोहाइब्रिड के नाम से जानते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन, ये पैसेज पूरा आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। ठीक? इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मोनोहाइब्रिड क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्या होता है, ये ध्यान देना है। तो अभी हम जब आगे बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड की बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको किस चीज़ को समझना है? समझना आपको है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।